हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट है कि किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल भारत से कम है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले 6 देश जो है अवरोही क्रम में है रूस, ठीक है, उसके बाद है आपको कनाडा, रूस, कनाडा, उसके बाद है चीन, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उसके बाद है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपको 6 देश है। फिर देखिए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बाद जो है स्थान अर्थात विश्व का 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है, ठीक है। विश्व का 9वां बड़ा देश कजाकिस्तान है, 8वां है अर्जेंटीना। और विश्व का 9वां बड़ा देश है आपको कजाकिस्तान। विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,000, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख, ठीक है, 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक। उसके बाद देखिए जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े देश यानी रूस का क्षेत्रफल कितना है, तो रूस का क्षेत्रफल है 170,98,242 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका विश्व का 25वां बड़ा देश है, ठीक है, 25वां बड़ा देश है। और दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल कितना है, तो 21,037 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, सी ऑप्शन। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई 4096.7 जो है किलोमीटर है, ठीक है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत के 5 राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है वे है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की लगती है। पश्चिम बंगाल की 2217, ठीक है, किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की सीमा 856 किलोमीटर जो है बांग्लादेश से लगती है। मेघालय की 443 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की 318 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। असम की 262 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई के अवरोही क्रम में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान से लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि शिवालिका श्रेणी का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, 33 का ए सेनोजोइक। शिवालिका श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प सबसे नवीनतम महाकल्प है। सेनोजोइक जो है यह सेनोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई मानी जाती है। सेनोजोइक महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा गया है। सेनोजोइक एरा के 2 पीरियड्स हैं, ठीक है, टर्शियरी एवं क्वांटेनरी। टर्शियरी जो है पीरियड की अवधि आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले से 20 लाख वर्ष पहले तक की है, ठीक है। क्वार्टेनरी पीरियड की शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पहले की मानी जाती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी पीरियड की है, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत के मुख्य 3 खंड है, एक तो बृहद या महान या हिमाद्री हिमालय, दूसरा लघु या मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिका या बाह्य हिमालय, ठीक है।
अब देखिए कि हिमालय का सबसे दक्षिण खंड शिवालिक है, ठीक है। और हिमालय के उपयुक्त 3 खंडों में सबसे पुराना बृहद हिमालय तथा सबसे नया शिवालिका हिमालय है। 34 है कि निम्न में से कौन नदी दामोदर की सहायक नदियाँ हैं? डी ऑप्शन। तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से होती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी सहायक नदियों में प्रमुख जो है ये बराकर है, ठीक है, बराकर है, बोकारो है, बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया ये सारे हैं। स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत रांची जिला के नागरी गांव से होती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। स्वर्णरेखा नदी ओडिशा राज्य के बालासोर जिला के जो है जालेश्वर शहर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। स्वर्णरेखा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है खरकई नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। 35 का यदि देखें तो ए ऑप्शन यहाँ पे ले लीजिए, ए ऑप्शन, यानी एक का हो जाएगा 4 दूध सागर, ठीक है। दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पे, देखिए दूध सागर मांडवी नदी पे गोवा में है, ठीक है। दूध सागर जो है जलप्रपात ये मांडवी नदी पे गोवा में है। उसके बाद देखिए उसके बाद है डुमुम्मा, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये जो है किस नदी पे है? मच्छकुंड नदी पे, मच्छकुंड, ठीक है। तो ये है आपको मच्छकुंड नदी पे उड़ीसा में है, ठीक है। गोकाक, ये गोकाक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी पे, गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे, यह आपको कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। और जोग जो है ये शरावती नदी पे, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो दूध सागर मांडवी नदी पे गोवा, ठीक है। उसके बाद है डुमुम्मा, ठीक है, डुडुम्मा है जो है मच्छकुंड, ये ओडिशा में है। गोकाक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी कर्नाटक, और जोग जो है शरावती नदी कर्नाटक में। देखिए जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात जो है ये रारू नदी पर झारखंड में है। दशम जलप्रपात जो है कांचनी नदी पर झारखंड में है। सातनी जलप्रपात जो है शंख नदी पर झारखंड में है। नेक्स्ट फिर है कि भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से एक दास कहाँ है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से एक ट्रांस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। ट्रांस स्थान जो जिला दरा एवं कारगिल के बीच स्थित है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान हिमांक से काफ़ी नीचे गिर जाता है। यहाँ शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से मध्य मई तक रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। यहाँ वर्षा का अभाव रखता है। नेक्स्ट है कि भारत की मृदाओं में निम्न में से किस मृदा का जो है निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान के विखंडन से हुआ है? 37 का बी काली मृदा। तो भारत की काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान बेसाल्ट के विखंडन से हुआ है। भारत में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारत के काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। यह मृदा कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, अतः इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा भारत के लगभग 15% भू क्षेत्र पर पाया जाता है। नेक्स्ट कौन हिमालयी वनस्पति नहीं है? 38 का ए। तो देखिए महोगनी हिमालय वनस्पति नहीं है। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल, कर्नाटक तथा उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों में मुख्य वनस्पति महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, आबनूस आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर है कि भारत के पारंपरिक जल संरक्षण जो है या सिंचाई पद्धति में दिघी निम्न में क्या था? 39 का होगा बी ऑप्शन। तो छोटे चकोर या गोल जलाशय जिसे नदी के पानी से भरा जाता था। ठीक है, तो देखिए दिल्ली एवं उसके निकट के क्षेत्रों में छोटे चकोर या गोल जलाशय बनाए जाते थे जिसे नदी के पानी से भरा जाता था। ऐसे जलाशय को दिघी कहा जाता था। दिघी का निर्माण जल संरक्षण एवं छोटे स्तर पर सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, दिल्ली एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे जिसे बावली कहा जाता था। असम क्षेत्र में बोडो जनजाति द्वारा जो पारंपरिक तालाब बनाए जाते थे उसे डोंग कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश में पत्थरों से काट छांट कर बनाए जाने लगे पारंपरिक जो है टैंक को जो है खत्ती कहा जाता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाल को जो है कुल कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, 1886 में, 1893 में, 1906 में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता में की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार, 1895 ये पुणे में हुआ था और 1902 अहमदाबाद में की गई। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1890 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 41 नंबर कहता किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए ऑप्शन, मराठा। तो भारत की 3 राजनीतिक शक्तियों मराठा, मुगल एवं राजपूत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठा ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि 1686 से 1690 के दौरान जो है मुगल अंग्रेज युद्ध के चाइल्ड का युद्ध जो है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि आंग्ल मराठा युद्ध कुल 3 युद्ध हुआ था इनके बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। नेक्स्ट है कि डचों ने अपनी प्राथमिक व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ए ऑप्शन, मछलीपट्टनम। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। भारत में डच कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोली गई थी। ठीक है, उसके बाद है 1759 का बेदरा का युद्ध बंगाल क्षेत्र अंग्रेज एवं डच शक्तियों के लड़ा गया और अंतिम युद्ध था जिसमें डचों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद भारत में डच शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया। नेक्स्ट, फिर है कि कौन सा पहला युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? बी ऑप्शन, प्लासी का युद्ध। तो दिए गए युद्धों में प्लासी का युद्ध पहला युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। मैसूर की तीसरी लड़ाई 1790 से 1792 में चला था। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व में
आरंभ का अर्थ है कि भारत में अंग्रेजों का एक राजनीतिक शासकीय शक्ति के रूप में स्थापित होना। 1757 के प्लासी युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजी शक्ति को बंगाल क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, जिसे बक्सर के युद्ध ने पुष्टि कर दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त है? बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधान के तहत विधायी परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित, आर्थिक नीति तथा वार्षिक वित्तीय विवरण पर पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा बजट पर पूर्ण बहस का अधिकार जो है दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? सी ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना मई 1946 के तहत वायसराय वेवेल ने अंतरिम सरकार गठन के लिए भारतीय नेताओं को प्रस्ताव भेजा। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार गठित की गई। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय वेवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि शुरू में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी। बाद में वायसराय वेवेल के प्रयास ने 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार 1946 में शामिल हुए। ठीक है, 1946 के अंतरिम सरकार के अंतिम रूप से वायसराय के अतिरिक्त 14 भारतीय थे। इस सरकार में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ देव सिंह और CH भाभा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा आसफ अली एवं मुस्लिम लीग के 5 व्यक्ति। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति रहे 1962 से 1967 तक। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे 1952 से 1962 तक। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे 1949 से 1952 तक। BHU के कुलपति रहे 1939 से 1948 तक। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति 1931 से 1936। भारत रत्न की प्राप्ति कब? 1954 में। ठीक है, फिर है कि टेम्पलेटॉन पुरस्कार की प्राप्ति 1975 में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान सभा के तहत स्थापित समितियों में प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष निम्नांकित में कौन थे? तो सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के तहत गठित प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बड़ी समितियों में प्रक्रिया नियमन समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की छोटी समितियों में वित्त एवं कर्मचारी समिति तथा राष्ट्रध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए। नेक्स्ट फिर है कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन बने? तो सी ऑप्शन। तो देखिए बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा दिसंबर 1920 से नवंबर 1921 तक बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर के रूप में रहे थे। 1912 से 1920 तक बिहार उड़ीसा प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर
प्रांत के रूप में रहा था। 1920 बिहार उड़ीसा प्रांत को गवर्नर प्रांत बनाया गया और इसके बाद जो है गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को की नियुक्ति की गई। बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली यानी अप्रैल 1912 से नवंबर 1915 तक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बिहार उड़ीसा प्रांत के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट अगस्त 1918 से दिसंबर 1920 रहे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के जो है समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सी ऑप्शन, अनुच्छेद 202। राज्यपाल विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 202 में है। केंद्रीय वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत की वार्षिक वित्तीय विवरण का रखवाएगा। ठीक है, विवरण का रखवाएगा। नेक्स्ट फिर है कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पी ऑप्शन, अनुच्छेद 371 ए। तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 ए में है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 371 ए में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 बी में असम से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर से संबंधित विशेष उपबंध है और 371 डी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध है और 371 जी में मिजोरम से संबंधित विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष उपबंध है। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल जो है 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल किस पंचवर्षीय का काल था? 50 का बी 10वीं। तो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2007 से 2012 तक है और 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 तक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत के पंचवर्षीय योजना इतिहास का अब तक का अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा है। नेक्स्ट देखिए, किरण जो है 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहाँ से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करता है। किरण की औसत चाल, तो देखिए किरण की औसत चाल होगा कुल दूरी बट्टा जो है लगा कुल समय। तो कुल दूरी होगा आपको 180 बट्टा में। ठीक है, तो कुल दूरी होगा 180 बट्टा में हो जाएगा कुल समय। कुल समय जो लगा है उसको ये लगा है आपको 60 सेकेंड का। ठीक है, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट कट के कितना होगा? तो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती एक छोर से दूसरी छोर तक और फिर वहाँ से वापस उसी पथ पर तैरकर 1 मिनट में इतना दूरी तय करती हैं। तो उसकी औसत चाल होगा 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। ठीक है, तो ये है सूर्या, यह है रम्या। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्षमता दे दिया गया है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। तो रम्या की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ पे जो टाइम का जो एफिशिएंसी होगा ये 1:3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 1:3। अब देखिए, कहता है कि पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे अंतर देखिए, 3 और 1 में कितना का अंतर है? 2। तो 2 यूनिट का मान जो है 40 के बराबर है। ठीक है,
2 यूनिट का मान 40 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 20 के बराबर होगा। तो कहता है तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो 1 यूनिट का मान कितना है 20, 3 यूनिट का मान होगा 60, ठीक है, कितना तो 20 और 60। अब यहाँ पे देखिए तो कहता कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा यदि वे मिलकर करे, यदि वे मिलकर काम करे तो यहाँ पे जो निकल गया आपको 20 और 60, तो यहाँ पे होगा 20 गुने 60 बटा 20 प्लस 60 यानी कितना 80 हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने 60 और 20 प्लस 60 सॉरी 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 चौका 8, 4 से 15 चौका 60 यानी 15 दिन, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि 8000 राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो तो रेट हो जाएगा आपको आधा यानी 5%, टाइम हो जाएगा आपको 3/2 को 2 गुना कीजिएगा तो 3 वर्ष, ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेट कितना है 5, तो 5/5 करिएगा, 5% का मतलब होता है 1/20 यानी क्या हुआ 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 3 वर्ष का है, ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 21 का क्यूब कीजिएगा तो 1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है, ये होगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 यानी 9261, ठीक है 9261। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए तो अंतर कितना का है 1 6, ठीक है 2 यानी 1261 का है और इतना जो है इतनी ये जो है आपको प्रिंसिपल है इतना का मान इतना है यानी इसका 1 गुना है तो इसको 1261 का 1 गुना कितना होगा 1261 ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है तो 12.5 का लाभ कमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सीपी और एमपी में रेशियो, तो यहाँ पे 10% की छूट यानी 90 और 12.5% का लाभ यानी 112.5 हो जाएगा एमपी, ये जीरो यदि उड़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कट जाएगा 5 से काट लीजिए 18 पंचे 90, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 तिया 15, 5 36, 5 चौका 20, 5 25, ठीक है, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 4:5 आ गया। हमको निकालना है अंकित मूल। अब देखिए यहाँ पे करेमूल तो दे दिया गया है यानी 4 यूनिट का मान कितना है 800 यानी इसका 200 गुना है, कितना गुना है 200 गुना, तो यहाँ पे यदि आप 5 को 200 गुना कर देंगे तो कितना होगा 500 को 200 गुना कीजिएगा तो 1000 यानी 1000, तो 54 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 55 देखिए, कहता फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है, यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी का अनुपात, ठीक है, वे संख्या में कितना है 50 है, तो एक फलों की टोकरी में 52 जो है प्रतिशत लीची है, तो यहाँ पे हम यदि देखें तो लीची और कीवी, तो लीची 52% यानी 52/100, कीवी 48% यानी 48/100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये काट लीजिए कट जाएगा 13 से, ये कट जाएगा 12 से, ठीक है 13 12, ठीक है, तो 13 और 12, तो इसका कह रहा है कि अनुपात क्या होगा तो 13 12 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है कि विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेबल की उम्र यदि आप x मानते हैं तो विपुल का क्या होगा, तो विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा यानी x - 16 हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए कहता कि अब से 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा सेवल हो जाएगा x+12। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद सेबल की आयु विपल की आयु से 1.5 गुनी होगी। ठीक है, 1.5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-16 + 12, ये हो जाएगा 1.5 गुनी 1.5। ठीक है, तो यानी x+12 बराबर होगा, यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, -4, ये हो जाएगा 1.5 x माइनस ये हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे 0.5x बराबर, या इसको इधर ले जाएंगे, सॉरी इसको इधर ले जाएंगे तो 0.5x, इसको इधर लाएंगे तो 12×4 = 18, यानी x का मान निकल जाएगा कितना, 36 वर्ष। कितना निकल जाएगा, 36 वर्ष। यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 1 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12। उसके बाद देखिए 12, एक ये बड़ा वाला 13, एक ये हो जाएगा आपको 14। ठीक है, ये हो जाएगा 12 13 14, एक ये 15 15, एक ये 16। ठीक है, 16। उसके बाद देखिए 16 के बाद जो है 16, उसके बाद यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे 16 और जो है 16 के बाद जो है एक 16, उसके बाद यदि गौर करें तो देखिए यहाँ से 16 17 18। ठीक है, 16 के बाद हो जाएगा आपको 17, 16 के बाद जो हो जाएगा 17 हो जाएगा और एक 18, यानी इसमें जो है 18 है। कितना है, 18, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, टोटल जो है 18 जो है ट्राइंगल है। कितना है, 18 ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, बी। तो बी और BFH, तो देखिए पहले लिखा गया है H, उसके बाद B, उसके बाद F। ठीक है, तो पहले H लिखा गया है H, तो पहले M लिखेंगे। ठीक है, फिर G, फिर K, MGK बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, बी ऑप्शन रेशम की खेती। सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्ती पर पाला जाता है। रेशम इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। पेडोलॉजी से मृदा का निर्माण तथा मृदा के प्रकार का अध्ययन होता है। ठीक है, अब देखिए कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी का पालन। ठीक है, और उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। पीसीकल्चर मछली पालन की क्रिया है। विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर केचुआ पालन की क्रिया। नेक्स्ट कहता है ज्वारीय वन को अन्य नाम क्या कहते हैं, तो 60 का होगा बी मैंग्रोव वन। तो ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। शंकु वृक्षी पर्वतीय वन है जो चौड़ी पत्ती वाली होते हैं। सदाबहार वन वह वन जिसकी पत्तियां एक साथ सभी नहीं गिरती हैं। पतझड़ वन जिन वन की पत्तियां साल में एक बार झड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 61 देखिए, कहता है कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। 61 का ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा छोटा बड़ा आकार में समान होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा आकार में बड़ा तथा आवर्धन क्षमता >1 होता है। उत्तल दर्पण द्वारा
बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में दंत विशेषज्ञ, आँख, कान एवं नाक विशेषज्ञ द्वारा वाहनों के अग्रद्वीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन, साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थों को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका के कला के अंदर होता है कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव को 3 भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, मीसोप्लाज्म। नेक्स्ट, फिर क्लोरोफार्म का अणुसूत्र क्या है? ई ऑप्शन। तो देखिए क्लोरोफार्म का अणुसूत्र है CHCl3, मीथेन का है CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है CCl4। ठीक है। एथेन का अणुसूत्र है C2H6। ठीक है। नेक्स्ट 64 है कि एक पदार्थ X लाल लिटमस पत्र के रंग को नीला कर देता है और यह जो है मिथाइल ऑरेंज को बदलकर खाली स्थान कर देता है। सी ऑप्शन, पीला कर देता है। ठीक है। तो मिथाइल जो है, मिथाइल रेड जो है अम्लीय माध्यम को लाल और क्षारीय माध्यम को पीला। ठीक है। और लिटमस पत्र जो है अम्लीय यानी नीला को लाल और क्षारीय में लाल को पीला। गुलाब जो है अम्लीय माध्यम से यानी गहरा गुलाबी और क्षारीय माध्यम में हरा। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। हल्दी का चूर्ण अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में लाल। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ए ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सी ऑप्शन, मस्तिष्क के तले पर। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के तले पर स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग है, अग्रपिंडक, मध्यपिंडक और पश्चपिंडक। पिट्यूटरी ग्रंथि अग्रपिंडक तथा जो है अग्रपिंडक द्वारा सोमेटोटॉपिक हार्मोन स्रावित होता है जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास से होता है। 67 जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हटाकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? 67 का ये लेबनान। ठीक है। तो 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर इंटर जो है कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जून 2023 में उरुग्वे ने इटली को हराकर अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023 जीता है। नेक्स्ट, फिर खाली स्थान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। 68 का सी। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। इससे पूर्व चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश रूस, अमेरिका और चीन है। ठीक है। इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सी ऑप्शन, 2023। तो भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए 2027 से 30
के मध्य मलेरिया रोगियों की संख्या 0 प्रदर्शित करना होगा। नेक्स्ट कहता है कि शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन। शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, भारत के फिर है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, साइंस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर